सुबह के 3 बज रहे थे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सबको एक ज़िंदगी भर का सबक देकर जाऊंगी बहुत दूर। न जहाँ पति होगा, न सांस और न यह बीड़ियाँ। नींद में ही बड़बड़ाती मोहिनी ने शायद कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह उसका आज समस्या के प्रति फैसला भी होने वाला है। बदहवास सी मोहिनी अचानक नींद से जागी। इस महीने में भी मोहिनी के माथे पर पसीने की बूंदें चूहचुहा रही थीं। उसका रंग पीला पड़ गया था। हाथ पैर एकदम ठंडे थे। उसने बहुत अजीब सपना देखा था। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सिर्फ सन्नाटा था। हाथ आगे बढ़ाकर उसने बत्ती जलाई। पीले बल्ब की रोशनी में उसने देखा सुबह के 3 बजे थे। सुबह के सपने सच होते हैं। उसने अक्सर ऐसा सुना था। तो क्या उसका ऐसा सपना सच हो जाएगा? घबराहट के कारण उसकी धड़कन बढ़ गई। किसको कहे यह अपना सपना कोई भी नहीं सुनेगा। अगर किसी ने सुन भी लिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। घर के लोग तो उसे मनोरोगी करार देंगे। देर तक घुटनों में सर छिपाए बैठी मोहिनी शून्य अवस्था में रही। फिर झटके से कंबल को परे फेंक कर उसने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके से जैसे अंदर एक शांति भरने का प्रयास किया हो। सुबह ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन पहाड़ी जगह पर सब कुछ जल्दी होती है, इसीलिए धुंधलका छटने लगा था। उसका घर 2 गलियां मकान था। एक तरफ सड़क से लगता हुआ, लेकिन पीछे की तरफ से वही पोर्शन दूसरी मंजिल कहलाती थी। खिड़की से नीचे तक दूर तलक का मंजर दिखने लगा था। गहरी खाई के साथ बलखाती पहाड़ी नदी, जिसमें आजकल पानी कम था, लेकिन पत्थर अब भी मुंह बाएं सर उठाकर प्रश्न कर रहे थे, मानो पूछ रहे हो कब तक आखिर हमें बरसाती पानी की थपेड़ी सहकर ऐसे ही खड़े रहना है। हमें भी रेत के कणों सा बिखर कर समंदर में एकाकर होना है। मौसम बदल रहा है, सर्द गर्म ना हो जाए, इसीलिए मोहिनी ने खिड़की बंद कर दी और गुसल खाने में जाकर ठंडे पानी से चेहरे पर पानी की छपाकी मारी और उस परिदृश्य से बाहर निकलने की कोशिश की जहां वह सपने में उफ। कान बंद कर लिए उसने और आंखें बंद करके झट से खोल दी। यह सपना कभी सच ना हो, ईश्वर को मनाते हुए मन ही मन बोली। सांस के कमरे से खटपट की आवाज़ आने लगी थी। उसने तकिए के नीचे से शॉल खींची और रसोई की तरफ चल दी। एक एक कदम मानो 100 किलो का हो गया था। अम्मा पहले ही अपने लिए चाय बना चुकी थी। उसको देखते ही अपने लोटे से एक कप चाय मोहिनी को देते हुए पूछा, आज कैसे मैडम जी जल्दी जाग गई? पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी। कहकर चाय का कप हाथ में लिए वह फिर से अपने कमरे में लौट आई और फ़ोन का नेट ऑन कर लिया। चाय पीते पीते उसने व्हाट्सएप संदेश स्क्रॉल करने शुरू किए। वही रूटीन, सुवचन, सुप्रभात संदेश, फूलों भगवानों की तस्वीरों पर कुछ लिखकर इनबॉक्स आने वाले संदेशों की भरमार थी। एक अजीब सा आक्रोश, अजीब सी घुटन और विवशता उसको अपनी चारों तरफ लपेटी थी। कुछ ना कर पा सकने की विवशता की खींच भी हर तरफ पसर रही थी और अब अतीत के किरचे उसे हर तरफ से चुभने लगी और मन याद कर रहा था बीते लम्हों को। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका मोहिनी जब स्कूल में बच्चों को हिम्मत और बहादुरी का पाठ पढ़ाया करती थी तो एक जोश भरी आवाज़ निकलती थी। कितनी चाह थी उसको कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, परंतु घर के सीमित साधनों ने उसके सपनों की उड़ान को सिर्फ कल्पनाओं में ही खुश होने दिया। और ना चाहकर भी पिता ने उसको बीटीसी कराई कि सर्दियाँ सरकारी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। देहरादून शहर से बहुत दूर सहिया के पास बहुत ऊंचाई पर स्थित अलसी ग्राम में उसको पहली पोस्टिंग मिली। पहली बार जब पापा के साथ वो गांव देखने आई तो उसके हौसले पस्त हो गए थे। कभी 2 किलोमीटर भी पैदल ना चलने वाली मोहिनी को 5 किलोमीटर
दुर्गम चढ़ाई चढ़कर गांव तक पहुंचना होता था। मैदानी इलाके की मोहिनी को तब इतने ऊंचे पहाड़ पर जाना ही बहुत मुश्किल लगा, परंतु पिता के दबाव और सरकारी नौकरी की सामाजिक इज्जत की वजह से उसको जाना ही पड़ा था। 100 गज भूमि पर 3 कमरों का स्कूल था, जिसमें एक कमरा अध्यापक के रहने के लिए था, दूसरा कमरा प्रधानाध्यापक का, तीसरा कक्षा। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे उसी एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करते थे। कभी कभी ज़्यादा शोर होने पर अध्यापिका 5वीं के बच्चों को कमरे के बाहर खुली जगह पर बिठा देती थी। घर से लाई पुरानी बोरी या पॉलीथीन पर बैठकर बच्चे पूरी रौ में आकर सस्वर पहाड़ी सुनाया करते थे या कविताएं गाया करते थे। सीढ़ीनुमा ढाल पर उतर एक पेड़ के साथ पुराना दुपट्टा टांगकर धूप से बचने का अनथक प्रयास करती। भोजन माता पिता नागा बच्चों के लिए मिड डे मील पकाया करती थी। दिन थे कि गुजर जाते थे या गुजारने ही होते थे। कितना अकेलापन सा लगता था उसको वहाँ। पहाड़ों पर सन्नाटा कुछ अधिक ही गुंजता है। चिड़ियों की चहक, प्रकृति का सुंदर सानिध्य जहाँ सबको अपना बना लेता है, वही अभिराम दृश्य बरसाती झरने में भी मन में जगह बना लेते हैं। जब सपने पूरे ना हो और वर्तमान को सच मानकर जीने की कोशिश करने लगो तो अकेलापन भी वरदान लगने लगता है। अब मोहिनी माह में एक बार देहरादून आती थी। धीरे धीरे उसने अलसी में मन लगा लिया। स्कूल में रहकर उसने ग्राम की सबसे बड़ी और समवयस्क महिलाओं से मित्रता कर ली। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। पहाड़ जितने ऊंचे होते हैं, वहाँ रहने वालों की ख्वाहिशें और उम्मीदें उतनी ही छोटी। कम में ही खुश रह जाने वाले भोली सी लोग कितनी जल्दी सबको अपना बना लेते हैं, यह वहाँ रहने वाले ही जान सकते हैं। समय बीत रहा था, साथ ही उम्र भी हर बरस नए पायदान पर पांव रख आगे बढ़ती चली जा रही थी। छुट्टियों में देहरादून जाकर लंबे समय तक रहना और 3 छोटी बहनों के साथ उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करना उसके अतृप्त मन को संतुष्ट करता था। छोटी बहन रूपा का सुंदर रूप देखकर पड़ोसी प्रकाश जी ने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता मांग लिया था। इतना अच्छा रिश्ता चाहे विजातीय ही था, उसके पिता को मंजूर था, लेकिन मोहिनी का विवाह नहीं हुआ था। इसीलिए माता पिता ने उसके विवाह से पहले तक रुकने के लिए प्रकाश जी को मना लिया। उसके विवाह के लिए अब उचित वर की तलाश थी। शादी ब्यूरो वाली दीपाली के साथ अब मीटिंग्स बढ़ने लगी थी और क्लासीफाइड में रिश्तों का विज्ञापन देकर कोई लोकल रहने वाला लड़का तलाश किया जाने लगा। किसी के द्वारा सुझाई गई रिश्ता घर की मालकिन दीपाली ने विकास का रिश्ता सुझाया और विकास अगले ही रविवार को अपने परिवार के साथ उसको देखने आए। सांवला सा ऊंचा कद काठी वाला विकास उसको एक नज़र में ही अपना सा लगा था। उस पर उसकी केंद्रीय सरकार की अधीन नौकरी घर भर के लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। मोहिनी की सरकारी स्कूल की पक्की नौकरी भी उसको पसंद किए जाने वाला एक कारण बन गई। विकास जी की माँ उसकी बलाएं लेते नहीं थक रही थी। अपनी गोरी चिट्टी चांद सी बहू में उनको कभी लक्ष्मी नजर आ रही थी तो कभी अप्सरा। अब तो मोहिनी को भी आईने के सामने सवाल उठाने को विवश होना पड़ा कि क्या वह सच में इतनी सुंदर है। हॉल में धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। घर परिवार के साथ अब आसपास के लोग उसके भाग्य को सराहने लगे। 1 हफ्ते की हनीमून के पश्चात वो अलसी लौट आई। अब माह में एक बार न लौटकर हर शनिवार शाम तक वो वापस घर लौट आती और सोमवार तड़के ही उठकर अलसी को प्रस्थान कर जाती थी। पति उसके बिना अकेलापन महसूस करने लगे। नई नई शादी के बाद के दिन वैसे भी मन कहाँ एक दूसरे के बिना लगता है। पति ने कुछ 1000 रुपए की रिश्वत देकर कुछ सिफारिश लगाकर उसका ट्रांसफ़र सहजपुर करवा लिया। अब उसका नया रूटीन शुरू हो गया। अब रोज़ाना सुबह बस से जाना, स्कूल ख़त्म होते ही लौट आना। सब खुश थे। जिंदगी को जैसे जीने की वजह मिल गई थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। बहुत खुश थी मोहिनी, परंतु समय के साथ साथ
सांस का लहजा बदलने लगा कि विवाह को 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं। आखिर विकास उनकी इकलौती संतान थी। मोहिनी भी अब माँ बनना चाहती थी। उसका भी मन करता था कि उसकी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो। जब भी वह इन ख्यालों में खो जाती तो उसको अपनी बाहों में एक प्यारी सी बिटिया ही दिखती थी। बाजार में घूमते घूमते उसको दुकानों के बाहर सुंदर से फ्रॉक नज़र आते तो उसका मन करता था सब खरीद कर घर ले आए। लेकिन उसने कभी अपने मन के सपने किसी के सामने बयान नहीं किए। विकास भी अब अक्सर बच्चों की तस्वीर देख मुस्कुरा देते। कई दिनों से मोहिनी का मन भारी सा रहने लगा था। कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। एक सहेली की सहायता से उसने सहसपुर में ही एक डिस्पेंसरी में यूरिन टेस्ट कराकर जब रिपोर्ट देखी तो उसको खुद पर विश्वास ना हुआ। वो माँ बन जाने वाली है। एक अजीब सी अनुभूति होने लगी थी। हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया, लेकिन अब भी मन विश्वास न कर रहा था कि क्या सचमुच। और अब तो मन का मौसम फिर से बसंती हो गया था, जो हल्के पतझड़ सा मालूम होने लगा था। अब विकास को कैसे यह गुड न्यूज़ बताई जाए। उसने स्कूल से लौटते हुए प्रेमनगर से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदा, साथ में एक चॉकलेट भी। माँ जी ने उसको गेट पर ही अपनी मायके धर्मपुर जाने की सूचना दी और अगली सुबह लौट आने का कहा। वहाँ पर विकास की छोटी मौसी भी आई थी। आज मोहिनी ने दाल भात बने होने के बावजूद फिर से पालक पनीर की सब्जी बनाई, साथ ही में थोड़ी सी खीर भी। मुंह हाथ धोकर आज उसने गुलाबी पजामी सूट पहना, हल्का मेकअप करके घर में संगीत लगा दिया। ग्रीटिंग कार्ड पर 2 लाइन्स लिखकर उसने विकास के कुर्ते पजामे में रख दिया। शाम को 6 बजे तक आने वाला विकास आज न जाने कैसे 5 बजे ही लौट आया था। ए मोनी, वह उसे प्यार से मोनी पुकारता। अम्मा कहाँ गई हैं आज? उसने हाथ मुंह धोकर रसोई के दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा। अम्मा मामा के घर गई हैं। आज मौसी आई हुई हैं तो उन्होंने अम्मा को भी बुला लिया। अम्मा सुबह तक लौटने का कह कर गई हैं। चाय पीकर विकास टीवी देखने लगा। अधीर होकर मोहिनी ने कपड़े बदलने का अनुरोध किया कि कपड़े बदल कर ईजी हो जाओ, आज सीढ़ी लगाकर कोई मूवी देखेंगे। बेमन से विकास अपने कमरे में पहुंचा तो पलंग पर उसके बचपन की सब तस्वीरें रखी थी, एक छोटा सा झबला और एक झुनझुना भी। विकास को कुछ समझ ना आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कुर्ता पजामा उठा लिया और ग्रीटिंग कार्ड नीचे गिर गया। विकास ने हौले से उस कार्ड को उठाया और उसको हैरानी से खोलने लगा। आज तो जन्मदिन भी नहीं है मेरा और ना ही शादी की सालगिरह है। यह कार्ड तुम मोनी हाँ तभी लाया करती है। कितनी बार कहा कार्ड पर पैसा बर्बाद ना किया कर। कार्ड के अंदर चॉकलेट भी थी। उसने चॉकलेट को हाथ में लेकर कार्ड खोला और पलंग पर मोनी को जोर से आवाज़ दी, मोनी। लेकिन मोनी नहीं थी। वह तो बाहर बरामदे में भी रसोई में भी नहीं थी। कार्ड हाथ में लेकर विकास उसको खोजने लगा और अचानक उसको मोनी के तेज सांसों को गुसलखाने के दरवाजे के पीछे से आते सुना। मोनी सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। नहीं नहीं, उससे ज़्यादा तो शर्मा रही थी। ए सच बता, जो लिखा तुमने क्या सच है? मोनी की ठुड्डी को हाथ से पकड़कर विकास ने सवाल किया। हाँ, कहकर मोनी उसकी बाहों में समा गई। पढ़ो तो मैंने क्या लिखा है। काली रेल, तू तो काली काली है। विकास आप पापा आपकी मोनी माँ बनने वाली हैं। उसको गोद में उठाए विकास कमरे में ले आया और अब तो उस शाम का एक पल सुनहरी था। मोहिनी अब घर की रानी बन गई। अम्मा भी अब सब भूलकर बस उसका ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने से लेकर स्कूल आने जाने तक का इंतज़ाम नए तरीके से किया गया। अब घर के बाहर से कार उसको लेकर जाती और घर के बाहर ही छोड़ती थी। बसंत विहार की सड़कों पर सैर करती मोहिनी को अपना जीवन स्वर्ग सा लगता। सास अपनी आने वाले पोते के लिए ऊन लाकर मोजी स्वेटर बुन रही थी। उसके कमरे में पति के बचपन की तस्वीरों के संग बच्चों की तस्वीर टांग दी गई थी। एक छोटे से लड़के की तस्वीर चिपकाते हुए
विकास को देखकर मोहिनी बहुत जोर से हंस पड़ी थी। इसके पहले विकास कुछ कहते माँ जी कमरे में आ गई थी। सब उत्साहित थे। 9 माह कैसे बीते मोहिनी को मालूम ना हुआ। समय आने पर उसको नर्सिंग होम ले जाया गया। लंबी दर्द भरी प्रसव पीड़ा के बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया और मानो बसंत अचानक सबके चेहरे से लौट गया और पतझड़ ने फिर से वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। सबके बात करने के लहजे से उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। सबके चेहरे मुरझा गए। विकास भी थोड़ा चुप हो गए, यंत्रवत अपने काम में लगे रहते। घर आकर भी मोहिनी ने सबके बदले व्यवहार को महसूस किया। कोई खुशी नहीं की गई। बिटिया का नाम उसने खुद ही आरू रख लिया। अगर आरू रोने भी लगती तो कोई जल्दी से उसको उठाने वाला भी नहीं था। समय बीत रहा था। मैटरनिटी लीव खत्म होने वाली थी। अब बिटिया को कौन देखेगा? यह सोचकर मोहिनी ने 4000 रुपये में एक महिला को आरू को संभालने का काम दिया। सरल स्वभाव की ममतामयी सिपरा मोहिनी की हम उम्र थी। उसकी अपनी भी एक बेटी थी जो 5 बरस की थी और स्कूल जाती थी। सिपरा के सहारे बेटी को छोड़कर स्कूल जाती मोहिनी अब निश्चिंत थी। देखते ही देखते आरू 1 वर्ष की हो गई थी। उसकी आंखों में माँ को दिखते ही चमक आ जाती थी। परंतु मोहिनी की तबीयत फिर से कुछ ठीक सी नहीं लगी थी। हर वक्त थकान, भूख ना लगना, जी मचलना। मोहिनी को घबराहट होने लगी। अभी तो आरू बहुत छोटी है, क्या एक बार फिर से वह? ओह, अब क्या करें? आजकल इस बात का पता करने के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं। टीवी ने इतना जागरूक बना दिया है कि एक स्ट्रिप लाओ और घर में ही पता लगा लो कि गर्भ है या नहीं। मोहिनी को वे 2 पल जिंदगी के सबसे भारी लग रहे थे। खुशी भी भीतर से तो एक अनजाना डर भी। रिजल्ट सकारात्मक देखकर उसको घबराहट होने लगी थी। विकास का न जाने क्या रिएक्शन होगा। और माँ जी, उनकी सूरत याद करके मोहिनी के हाथ पैर भी कपकपाने लगे। आरू के जन्म के बाद से उनका व्यवहार एक अजनबी सा हो गया था। विकास ने जैसे उसके फिर से गर्भधारण की खबर सुनी तो खुशी से फूले ना समाया, जैसे उन्होंने कोई कीला जीता हो। एक पुरुष की जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण होता होगा जब उसको पता चलता होगा कि वह पिता बनने वाला है। एक नए जीव का आना सुगध ही लगता है। माँ जी ने भी खुशी जाहिर की, परंतु उनके तीखे शब्दों ने विकास के मन में एक संशय भर दिया कि इस बार ही चेक कर लेना, कहीं इस बार भी लड़की ही ना जन्म दे तुम्हारी लाडली पत्नी। बिना बेटे के तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। आजकल वो जमाना तो है नहीं कि बेटे के इंतज़ार में 5-5 लड़कियां जन्म दो। अब ख्याल रखना कहीं अपनी माँ का इतिहास ना दोहरा दे यह लड़की। और तू तमाम उम्र बेटियों के ब्याह के लिए पैसा जोड़ता रहे। विकास की अल्पबुद्धि लड़के लड़की का फ़र्क तो समझ गई, परंतु यह नहीं जान पाई कि लड़कियां भी जिंदगी में उतना ही महत्व रखती है जितना एक लड़का। बिना बहन का भाई जो था विकास, उसको वो खुशियाँ आनंद नहीं उपलब्ध हुए होंगे जो भाई को बहनों से प्राप्त होते हैं। अब विकास मोहिनी पर दबाव बनाने लगा कि हमें पहले टेस्ट कराना होगा, वरना कहाँ से आएगा 2-2 बेटियों की पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्चा। मोहिनी ने बहुत कोशिश की, परंतु उसकी आवाज़ नकरखाने में तूती सी रह गई। आखिर टेस्ट कराना ही पड़ा और डॉक्टर ने जय माता दी की कहकर जैसे वज्रपात कर दिया विकास और माँ जी पर। अब सबके सुर बदल गए। मौसम भी इतनी जल्दी जल्दी बदलता है आजकल। अब तो समाज की भी ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। समाज की, पैसे की, अगले लोक परलोक की दुहाई देकर उसे इस गर्भ से छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अपनी माँ के पास जाकर उसने उनका संबल और सहारा चाहा तो माँ के आंसू उसकी मजबूरी बयां कर गए। 5 बेटियों की माँ कैसे उसका सहारा बनती, जो खुद पति के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। घर लौटकर तकिए में मुंह छिपाए रोते हुए मोहिनी सोचने लगी, कितनी मजबूर हो जाती है ना नारी। कहने को कहा जा सकता है कि लड़ जाती है अपनी
अजन्मी संतान के लिए एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु सच एकदम अलग होता है। यह समाज पितृ प्रधान है। मायके का संबल भी ना हो तो स्त्री कुछ नहीं कर पाती। बचपन से पिता और भाई के अधीन रहने वाली सहमी लड़की सब विवाह के बाद पति के घर जाती है तो जाने अनजाने वे उसकी ज़िंदगी पर हावी हो जाते हैं और स्त्री उसे प्यार समझ बैठती है। और वही प्यार जब उसकी ज़िंदगी के हर फैसले करते हैं तो उसे घुटन होने लगती है। परंतु अब घुटन से निजात पाने के लिए विद्रोह करना, सारे समाज से खुद को अलग करना होता है। किताबों में नारी स्वतंत्रता की बातें लिखना और अपनी ज़िंदगी में उनको ढालना एकदम अलग बात है। जो ऐसा कर पाती हैं उनका बचपन या तो बहुत सुखद होता है या वह जिनके लिए यह सब बातें करना फैशन होता है, या फिर वो महिलाएं जिनमें आग होती है, समाज से लड़ मरने की लोहा बना लेती है खुद को। बचपन से पिता की एक ऊंची आवाज़ पर डरने सहमने वाली लड़की ससुराल में भी मान्यताओं, रिवाजों और परंपराओं के नाम पर चुप रह जाती है या दबे स्वर में किया गया उसका विरोध कोई मायने नहीं रखता है। आखिर टूट गई मोहिनी, हार गई उसकी ममता। इस समाज की बनाए रिवाज के सामने की पुत्र ही गति दिलाता है, पार लगाता है इस भवसागर से। एक नारी ने ही उसके नारीत्व का अपमान कर आने वाली नारी का कत्ल कराने की योजना बना डाली, वो भी एक नारी के ही हाथों से। किसी को भी ज़रा भी अपराध बोध नहीं सिवाय मोहिनी के। उसके जार जार बहते आंसुओं का किसी की आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन कहता है कि कत्ल सिर्फ गरीबी की वजह से होते हैं? कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जो किसी को अपने होने की खबर भी नहीं होने देते हैं। अचानक तेज आवाज़ ने मोहिनी का ध्यान भंग किया और आरू घुटनों पर चलती हुई उसके पैरों के पास खड़ी थी। आरू का मन भीग गया था। कम से कम जो आज मेरी झोली में है उसको तो मैं संभाल लूँ। चाय ठंडी हो गई थी। विकास भी दिल्ली से लौटने वाले होंगे सोचकर उसने कमरा समेटना शुरू कर दिया। गुस्सा विकास पर भी था उसको और मन ही मन मुख प्रतिशोध लेने की ठान ली थी उसने। लेकिन रात का वो भयावह सपना कहीं सच हो गया तो? नहीं, कल रात उसे याद आया था कि अलसी में एक बूढ़ी माँ जी ने भी बताया था कि फलान जड़ी बूटी खाने से नारी बंजर हो जाती है। ईर्ष्या के चलते कई स्त्रियां अपने ससुराल या मायके में धोखे से गर्भवती को वह बूटी पीसकर खिला देती है ताकि गर्भ नष्ट हो जाए और आगे कभी संतान भी ना हो। तो बस अब वह और संतान नहीं जन्मेगी, कर ले कोई कोशिश कितनी चाहे। कम से कम अपनी उस अजन्मी बेटी की आत्मा को तो न्याय दे पाएगी जिसका आज कत्ल कराने का इरादा रखते हैं सब। लेकिन अगले ही पल सोचने लगती कि क्यों वह खुद को कष्ट दे। अगर इन लोगों की सोच इतनी गिर गई है तो वह क्यों इन लोगों के जैसे ही बन जाए और अपनी होने वाली नन्ही सी जान का अस्तित्व खत्म कर दे। नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वह किसी के दम पर नहीं जी रही है। वह तो आत्मनिर्भर है, अच्छी खासी वेतन पा रही है। आखिर किस चीज़ की उसे कमी है? हाँ, बस वह यह घर छोड़ देगी, इस पति को भी छोड़ देगी जो उसका होकर भी ना हुआ। अपना एक अलग घर बसाएगी और अपनी दोनों बेटियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। नहीं चाहिए उसे पति, ससुराल, रिश्ते, बंधन। उसके इस फैसले ने उसे तसल्ली दे दी। विकास के आने पर भी अनमनी सी ही रही, बात भी की तो हाँ हूँ करके ही रह गई। उसे तो बस अपने आने वाली बच्ची के बारे में सोचना था। मोहिनी के मन में क्या चल रहा है इस बात से अनजान, रात को जब विकास ने करीब आना चाहा तो वह चीख पड़ी, हाँ नोचो इसी तरह देह को। तुम पुरुष आज संतान तो बेटे के रूप में चाहते हो, लेकिन देह की भूख को समेटना नहीं जानते हो। कल रक्त बीज की तरह हर तरफ सिर्फ पुरुष ही होंगे और गिनती की ही लड़कियां। अपने पौरुष को हाथ में थामे तुम सब पुरुष तब फर्क नहीं कर पाओगे देह में। तब ना कोई देह बेटी की होगी, ना बहन की, ना माँ की, कोई रिश्ता ना होगा तब। विकास हतप्रभ था, सहम गया था मोहिनी का यह रूप देखकर, और मोहिनी अपना चेहरा
हाथों में छिपाए सुबकियाँ लेकर रो रही थी और उसके दिमाग में घूम रहा था वह सपना, वह सुबह का सपना। चारों ओर सफ़ेद बर्फ ही बर्फ, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। इस बर्फीली पहाड़ी की एक गुफा में आग जल रही है। आग की मध्यम रोशनी में कई छायाएं डोल रही हैं। चारों ओर शिकार के भूनते मांस का धुआं तैर रहा है। वह भी वही है, उसकी बेटी भी वही है, उसका बेटा भी वही है और विकास भी वही है और न जाने कौन कौन पुरुष भी साथ, इक्का दुक्का स्त्री भी हैं। आदिम जमाने की गुफा में आदिम मानव के बीच आदिम सभ्यता की आदिम भूख थी। आदिम सभ्यता के विपरीत उसके इस भयानक सपने में सहमति नहीं, जबरदस्ती थी। उस गुफा में तन और मन के दर्द से भरी चित्कारें थीं। आदिम सभ्यता में मानवीय रिश्ते बने नहीं थे और उसके सपने में रिश्ते खत्म हो चुके थे। गुफा में मौजूद पुरुषों के लिए न कोई माँ थी, न बहन, न बेटी, न कोई बेटा था, न कोई भाई, न पिता। बाकी बची थी तो सिर्फ भूख, देह और पेट की भूख। विकास सन्न रह गया सपना सुनकर। उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि कभी यह स्थिति भी हो सकती है। वह यह क्यों भूल गया कि प्रकृति को नष्ट करने में भी वह तो भागीदार हो सकता है। उसने मोहिनी को गले लगा लिया और माफ़ी मांगी कि अब उसे बेटे की चाहत नहीं है। समाज में कभी ऐसी भयावह स्थिति नहीं आएगी। लोग अब जागरूक हुए हैं। न जाने उसके ही मन की आंखों पर पट्टी कैसे बंध गई थी। अब सिसकियाँ धीरे धीरे थमने लगी थी और उसने घर छोड़ने का फैसला भी बदल दिया, क्योंकि अब विकास भी उसके साथ है। रही बात अम्मा की तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।